अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदीबा अमीन अपने प्रोग्राम मीरे कारवां के साथ आप देख रहे हैं फ्यूचर टैलेंट हंट। आज हमें ज्वाइन किया है सर अहमद रियाज ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत वेलकम हो आपका हमारे प्रोग्राम में आप आए। सर अहमद रियाज जनूबी पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं यू डेवलपमेंट फाउंडेशन के। सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो राइटर भी हैं। इन्होंने 3 साल चाइना में स्कॉलरशिप पर रह के पाक चीन ताल्लुकात पे बहुत सारा काम किया है। इन्होंने हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, यूथ पे बहुत काम किया और हमारी इंटरफेथ हार्मोनी पे भी बहुत ज़्यादा इनकी रिसर्च चल रही है। तो नाज़रीन, मीरे कारवां एक नाम नहीं है, मीरे कारवां एक लीडर की कहानी नहीं है। मीरे कारवां आप हैं, मीरे कारवां मैं हूँ और वो तमाम नौजवान नस्ल जो अपनी ज़िंदगी की तजद्दोजहद में मुझ पर बात नहीं करेंगे। हम हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ मसाइल और उनके सोल्यूशंस पर काम करेंगे। आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया ये हमारी यंग जनरेशन के एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, एक ये रोल मॉडल हैं हमारी यूथ के लिए। जैसे कि सर सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह के, और हमारी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो आइए आज हम सर अहमद की ज़िंदगी के चंद तजर्बात और इनकी ज़िंदगी के कुछ निचोड़ से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। दे हैव पैशन, जुनून है उनमें, मगर एक वो जुनून जो है वो दुरुस्त समत में नहीं है। पैशन है, एग्रेशन है, मगर वो चीज़ पॉजिटिव वे में नहीं आ रही। तो आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पहले आप हमें बताएंगे कि एक्टिविज़म है क्या? थैंक यू दीबा फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। एक्टिविज़म बेसिकली जो है वो किसी सरगर्मी करने को कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो एक्टिविज़म बेसिकली होता है कि किसी सोशल या पॉलिटिकल चेंज के लिए जो है वो आप जब कोई सरगर्मी करते हैं, कोई कैंपेन करते हैं, उसको हम एक्टिविज़म कहते हैं। पाकिस्तान में जैसे भी आपने रेज़ किया क्वेश्चन है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है यूथ के अंदर, डिप्रेशन है, एग्रेशन है, और वो सिर्फ यूथ में नहीं है, वो तकरीबन हम तमाम लोगों में है, बड़ों में, छोटों में, सब में पाया जाता है। फ्रस्ट्रेशन की एक सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है यूथ के अंदर ख़ास तौर पे ये है कि दे हैव एजुकेशन, दे हैव पैशन, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उन्होंने किस सिमत में उसको जो है वो इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने ये होती है कि पानी या दरिया कहीं पे भी चल रहा होता है, लेकिन जब तक हम उस पर डैम नहीं बनाते हैं हम उससे बिजली नहीं बना सकते। तो हमें बेसिकली जो यूथ एनर्जी है, जिसको हम पाकिस्तान में यूथ बल्ज कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है यूथ का। पाकिस्तान यूथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में शायद पहले और अब दूसरे नंबर के ऊपर तकरीबन कंसीडर किया जाता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। उसकी बड़ी वजह किसी हद तक हम कसूरवार नौजवान खुद भी हैं। हम ये नहीं जानते कि हमने किस तरफ अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी है। अभी आजकल अगर लॉकडाउन सूरत हाल की अगर हम बात भी करें तो लॉकडाउन की सूरत हाल में भी अभी फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा शायद हम अपनी स्किल डेवलपमेंट और किसी इस तरह हमने जो है वो एनर्जी कंज्यूम करते तो शायद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2014 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो 2014 में मेरी क्लास में 2014 के अंदर किसी की भी जॉब नहीं लगी थी। हम सब लोग जब वहाँ से निकले थे कैंपस से तो सब लोग बिल्कुल ग्रेजुएट थे, सबके पास 16 साल की तालीम थी जी, लेकिन स्किल्स नहीं थे। तो उसमें हुआ ये कि मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, मुझे भी याद है, USAID का एक प्रोजेक्ट था इंटरनेशनल डोनर से, वहाँ पे मैंने एक अपना इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा, उन्होंने कैंपस इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि आप मुझे रिपोर्ट राइटिंग स्किल लिख के आप हमें बता दें कि आप रिपोर्ट एक अच्छी कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे भी याद है कि शायद 350 बच्चों में से अकेला मैं था जो लिख सका था रिपोर्ट को, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे हायर किया था। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी, लेकिन उससे पहले मुझे पता था कि अगर मैंने कैंपस से निकलना है तो मुझे कौन से स्किल्स चाहिए। आज PhD, MPhil लोगों के हम इंटरव्यूज़ करते हैं अपने ऑफिस में जॉब्स के लिए, लेकिन उनसे अगर हम बेसिक सवाल पूछें तो उनको नहीं पता होते। रीज़न ये है कि 16 साल की तालीम काफ़ी नहीं होती। 16 साल की तालीम और वो तरबियत भी इनफ नहीं है, इतना टाइम स्पेंड किया उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ उनके एजुकेशनल स्किल्स नहीं है ना। उनकी एजुकेशन शायद बहुत अच्छी है, उन्हें अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शायद उनके पास एक्स्ट्रा जो स्किल्स चाहिए होते हैं उसके अलावा भी जो हमें मार्केट में या कम्युनिटी में या फील्ड में फेस करने पड़ते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से दे गेट फ्रस्ट्रेटेड और उसकी वजह से वो अग्रेशन होता है। आप घर पे सारा दिन फारग बैठे हैं, आपके घर वाला को ताने मारेंगे, आप में एग्रेशन आएगा।
आप घर में लड़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे आप लड़ेंगे, आप एग्रेशन निकालने के लिए फिर लोग जो है वो नशे की तरफ, स्मोकिंग, ड्रग्स की तरफ भी जाते हैं। तो ये बड़े कॉमन सी एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही है। अभी सूरत हाल के अंदर लोगों को बहुत कुछ चाहिए, फ़ोन अच्छा चाहिए, कहीं पे आप ह्यूमिलिटी नहीं है आपके अंदर वो आजिज़ानापन नहीं है कि ठीक है मेरे पास जो है वो काफ़ी है, हम एक दौड़ में हैं, हमें हर चीज़ पहले से पहले चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, अगर मेरे पास गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास मेरे से बड़ी गाड़ी है, तो मुझे शायद वो गाड़ी चाहिए, उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी हराम कर लूँ, जीना मरना अपना मुश्किल कर लूँ, सारा दिन एक दौड़ में लगा रहूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ और घर वालों को टाइम ना दे सकूँ, घर ना बैठ सकूँ, तो क्या फ़ायदा इनसी तमाम चीज़ों का, जिसकी वजह से बेसिकली सारा एग्रेशन, ये सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो यूथ के अंदर, बेसिक रीज़न यही है कि हमारी जो विंडो है वो बहुत एक्सपेंड होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी डायरेक्शन क्या है। तो मतलब जो फ्रस्ट्रेशन हमारी जनरेशन में आ चुकी है और एग्रेशन उसकी रीज़न ये है कि वी डोंट नो द राइट डायरेक्शन। एग्जैक्टली। हम लोगों के पास सब कुछ है, नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, डिग्रीज भी है, स्किल्स भी है, मगर हमें नहीं पता हमने यूज़ कैसे करना। इसका हल क्या है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, किसी भी चीज़ का हल शायद हम बहुत जल्दी उस पर जंप कर जाते हैं कि अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उसका हल क्या है। अगर जितने ज़्यादा सर होते हैं सांप के, उतने ज़्यादा उसको जो है ना एफर्ट करनी पड़ती है कुचलने के लिए। तो अगर ये एक ऐसा मसला है जो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर है, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के अंदर हमारे कंटेंट का मसला है, हमारे करिकुलम का मसला है, फिर उसके बाद हमारे स्किल्स का मसला है, फिर हमारी करियर काउंसलिंग का मसला है, हमें यही नहीं पता कि बच्चा अच्छा किस चीज़ में। शुरू से मैंने देखा है बहुत सारी जगहों के ऊपर, फ़ॉरेन के अंदर भी, जो अगर दो दोस्त फ़ॉरेन मिलते हैं उनके साथ भी यही होता है कि वो बहुत जल्दी हाई स्कूल में अपनी वो डायरेक्शन सेट कर लेते हैं कि हमने कहाँ जाना है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि आपने MBA में अप्लाई किया, वहाँ आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप कंप्यूटर साइंसेज में आ गए, वहाँ आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आप मैथ्स कम्युनिकेशन में आ गए। तो ये जो जंप्स हैं इस तरह की, ये बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़र इस वजह से भी करना पड़ता है। तो जिससे इट्स अ बाई डायरेक्शनल प्रॉब्लम, ये कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से हमें इसका बाई डायरेक्शनल ही सोल्यूशन या कह लें कि उसका हल की तरफ जाना पड़ेगा। हमें अपना करिकुलम सही करना है, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों की जो है फ्रस्ट्रेशन कम करनी है। हमारे टीचर्स हमें ये ना बताएं कि आप यहाँ से निकलेंगे तो आपकी गोल घूमने वाली कुर्सी होगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी क्लास में जो लड़का हमेशा गोल्ड मेडल लेता था वो शायद आज भी अनएम्प्लॉयड है। आज भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलता था। वो हम सब में क्योंकि मेरी डिग्री मैथ्स कम्युनिकेशन में है, हम रेडियो TV ये सब कुछ करते रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी उसकी आवाज़ थी, उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, वो रेडियो पे बहुत अच्छा बोलता था, उसकी डॉक्यूमेंट्री सबसे अलग होती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी डायरेक्शन वो फाइंड नहीं कर पाया कभी, क्योंकि उसको हमेशा घूमने वाली कुर्सी चाहिए थी। मैंने जब 2014 में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की तो वो शायद 15,000 रुपये से स्टार्ट की थी मैंने मुल्तान में, लेकिन ये नहीं होता कि 15,000 के ऊपर रुक जाते हैं, आपको आगे से आगे ऑब्वियसली आज मेरी पहली सैलरी से जो है वो 100 टाइम्स या शायद 150 टाइम्स ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि हम या मैं ही कोई अकेला निकला है, मेरे साथ वो भी बहुत से क्लास वाले जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन सेट की। लेकिन अपनी डायरेक्शन आपको पहले पता होना चाहिए। हम सबको मालूम है हम कितने पानी में हैं, हम सबको पता है कि हम ये मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम क्या हैं। तो मैं 7 साल एक मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर या मैथमेटिक्स के अंदर MSc BSc करने पे गुजार दूं, या उसके अंदर मैं एक PhD लेने में, या आखिर में अगर मेरे साबित भी होगा तो बहुत गंदा मैथमेटिशियन बनूंगा। उसके कॉन्ट्रेरी अगर मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मैं मैथ्स में पर्सनली बहुत वीक हूँ, मुझे मैथ्स से बहुत नफरत है, बहुत चिढ़ है, लेकिन जब मेरी FSc कंप्लीट हुई थी तो मुझे उस वक्त 1 साल 1.5 साल मैं इसी कश्मकश में रहा। घर वाले, कभी मेरे वाले साहब मुझे ACCA में एडमिशन करवा रहे हैं, कभी वो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए तरफ लेके जा रहे हैं प्राइवेटली, कभी मेरी वालदा मुझे कहते हैं कि तुमने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मुझे चूड़ियाँ बेचनी पड़ जाए, अपनी जेवर बेचना पड़ जाए अपना। और उसके बावजूद जब सब कुछ हो गया, कश्मकश के बाद मेरा एडमिशन कंप्यूटर साइंसेज के अंदर हुआ, तो मैंने 1 हफ्ते की क्लासेस लेने के बाद अपना ट्रांसफ़र करवा लिया मैथ्स कम्युनिकेशन। और वो BZU के अंदर या साउथ पंजाब में मैथ्स कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी अप्रिसिएशन हासिल नहीं है। तो जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, और मुझे अभी भी याद है कि मेरा एग्रीगेट शायद 65% था, और मैं अपने टीचर के पास गया जो एडमिशन कर रहे थे, मेरे वाले साहब मेरे साथ थे, और उन्होंने कहा कि इसके बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाना है, तो उन्होंने कहा कि इसका 65% है, इसे कंप्यूटर साइंसेज में लेके जाएं। एक टीचर जो एक डिपार्टमेंट में बैठा है, कह रहे हैं कि आप इस उसको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरा डिपार्टमेंट इस बच्चे के बारे में कोई फ्यूचर ग्रूमिंग कर सकता है। तो बाकी जो वहाँ पे 1 साल में 1000 बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता उस डिपार्टमेंट से, तो क्या करेगा? तो दिस इज द डिलेमा। हम जब वहाँ पे थे अपने जूनियर्स को समझाते रहे कि यार आपने सिर्फ